तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फिलहाल आ रहा है, इसके जो मेजर बिंदु हैं वो क्या हैं, वो केवल और केवल अगर एक स्लाइड भी पढ़ ली जाए तो इससे पूरी तरह पर्याप्त समझ में आ जाते हैं। एक लाइन में पॉइंट इतना सा ही है कि भारत के पड़ोसी 3 देश, भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों के अंदर जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो कि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों में से जो भी लोग जो इन देशों के रहने वाले थे, यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में कभी एंट्री कर गए थे और वो भारत में ही रह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था, उनके साथ धार्मिक हिंसा चल रही थी, धर्मांतरण के लिए बाधित किया जा रहा था इन 3 देशों में, जहां देश का खुद का धर्म इस्लाम है, इस्लाम के चलते इन लोगों के ऊपर यातनाएं दी जा रही थी, धर्मांतरण की दिक्कतें की जा रही थी, लोगों को मार दिया जा रहा था। अगर वो शरण प्राप्त करते हुए भारत की सीमा में एंट्री कर गए, तो ऐसी स्थिति में यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले एंट्री करे होंगे, तो उन्हें अब भारत का नागरिक कह दिया जाएगा। तो सुनने में यह बड़ा अच्छा प्रतीत भी होता है कि जब भारत नागरिकता देने की बात कर रहा है, तो विदेशी मीडिया इसे एंटी मुस्लिम क्यों करार देती है, या भारत में फिर प्रोटेस्ट क्यों होते हैं। जब भारत में पहले भी प्रोटेस्ट हुए तो क्यों हुए थे, जब सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि हम तो नागरिकता देने का प्रावधान कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट क्यों होते हैं। तो प्रोटेस्ट का एक आधार तो यहीं पर आपको देखकर पता चल गया, और वो पॉइंट क्या है कि यहां पर मुसलमानों में जो व्यक्ति आकर के भारत आया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश से, उसे भारत में नागरिकता देने की बात नहीं कही गई है। तो पहला पॉइंट तो देश में रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसको बाधित होता हुआ पाता है, जिसमें कहा गया है कि भारत सबके साथ समानता की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में जो माइग्रेंट पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से मुस्लिम हैं और भारत आ चुके हैं, उनके लिए इसमें प्रावधान क्यों नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल बनना शुरू होगा कि हां, वो माइग्रेंट आ गए हैं तो सरकार का क्या मत है। सरकार का मत है कि वो लोग आए क्यों हैं, वो उनकी देश की अशांति उसका बड़ा कारण है। अब चूंकि वो सभी देश दम भरते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, वो भारत से कंपटीशन करते हैं, तो जाइए अपने देश में जाकर के निवास करिए। तो बड़ा सवाल है, ऐसे कौन लोग हैं जो भारत आ गए। तो बड़ी संख्या में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान मार्च 1971 के बाद भी भारत आते रहे, जब बांग्लादेश एक कंट्री बन गया था। अराउंड 24 मार्च 1971 के बाद भी आते रहे, जब बांग्लादेश एक कंट्री बन गया था। असल मायने में जब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर जो यातनाएं दी जाती थी, उसके चलते उस समय के पाकिस्तान से भी बड़ी संख्या में लोग भारत आए थे। आज भारत के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी विस्थापित अपने आप में एक बड़ी समस्या है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में इन माइग्रेंट्स का मुद्दा बड़ा मुद्दा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में 1971 के बाद भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत के विभिन्न कोनों में आते रहे और वो यहां आकर बसते रहे। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर जो डेमोग्राफी है और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर चुनाव होते हैं और वोट की प्रक्रिया के माध्यम से नेता चुनकर आते हैं, तो यह कहा गया कि जो विस्थापित आकर भारत में बसे, उन्होंने अपने हितों की देखभाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों को जिताया, और जो भारत के मूल निवासी हैं और भारत के ही सिटीजनशिप धारक लोग हैं, उनके हितों को संरक्षित करने वाली राजनीतिक पार्टियों को अवसर नहीं मिला। यही कारण है कि पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में यह विषय राजनीति का बहुत बड़ा विषय है। आप और हमारे बीच में यह विषय पहुंचते पहुंचते यही लगता है कि इसमें क्या है, मतलब हमारे यहां तो कोई माइग्रेंट क्या ही आया होगा, आप इस तरह से सोचते होंगे, लेकिन उन विषयों में माइग्रेंट्स एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है। नंबर दूसरा, इसके चलते सरकार कहना क्या चाह रही है। सरकार कहना चाह रही है कि ऐसा करके हम भारत में जो आए हुए ये 6 धर्म के लोग हैं, इनके पुनर्वास और उनकी नागरिकता के संबंध में जो कानूनी बाधाएं हैं, उनको दूर करेंगे, उन्हें सम्मानजनक जीवन जिताएंगे, और उनकी सांस्कृतिक, भाषिक और सामाजिक जो पहचान है उसकी हम रक्षा करेंगे। उनके आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे, जो भारत के हर नागरिक को उसके मूल अधिकार के माध्यम से, भारत का नागरिक होने के माध्यम से प्राप्त हैं। बकायदा यहां पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसे लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, और उन गलतफहमियों के बारे में कहा गया है कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, यहां पर किसी की नागरिकता ली नहीं जा रही है। तो यदि कोई यह न्यूज फैलाता है कि इस कानून के आने से नागरिकता ले ली जाएगी, तो इसको स्पष्ट किया गया है कि यहां पर कोई नागरिकता ली नहीं जा रही है। यहां पर सभी का, विशेष रूप से उन लोगों का जिनका की शोषण हुआ है, उनको यहां पर सुरक्षा देने की बातें की जा रही हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात और कौन से धर्म के लिए बात है, यह समझ में आ गई होगी। भारत के पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संबंध में यह बात की गई है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फिलहाल के लिए जो हिंदू है वो 2.14% है 2017 की सेंसस के आधार पर, और पाकिस्तान का जो इन जनरल आंकड़ा है उसमें 12.9% कभी पाकिस्तान के अंदर हिंदू हुआ करते थे, और इसमें भी वो आंकड़ा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का है। वेस्ट पाकिस्तान में 1.6% का आंकड़ा है जो सोशल मीडिया पर वायरल रहता है। वहीं बांग्लादेश के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है डे टू डे 2022 तक, और ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि हिंदू और सिख जो अफगानिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, पाकिस्तान में थे, बड़ी संख्या में माइग्रेट करके भारत में आ गए हैं। मतलब आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 1970 में जहां अफगानिस्तान में 7.5 लाख के
आसपास लोग हुआ करते थे, हिंदू अथवा सिख या ईसाई, अब वहां पर 7,000, और इवन आज का डेटा अगर देखेंगे तो कुछ 40-50 लोगों की संख्या बताई जा रही है कि इतनी ही संख्या में बस यहां पर लोग बचे हैं, आइदर वो माइग्रेट कर गए हैं या फिर वो कन्वर्ट कर गए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां होने के कारण भारत के संविधान, भारत की संसद में इस विषय के ऊपर पहली बार 2016 के अंदर नागरिकता संशोधन बिल लाया गया था, लेकिन ये राज्यसभा के पास जाकर अटक गया। 2019 में चुनाव आ गया, फिर से मोदी सरकार बनी, दिसंबर 2019 में लोकसभा में दोबारा पेश हुआ, फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हुआ। 10 जनवरी 2020 को जब राष्ट्रपति ने इसकी परमिशन दी, तो जब बिल लाया जाता है तो वो सीएबी था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जब लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया था। जब दोनों जगह से पास हो गया और राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो फिर ये एक्ट बनकर आया। 10 जनवरी 2020 को यह एक्ट बन गया, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब यह एक्ट जो बना तब था 2020 में, वो लागू आज से हुआ है, यानी आज से उसकी प्रभावशीलता शुरू हुई है। इस एक्ट के प्रभाव में जो लोग विस्थापित हैं उन्हें नागरिकता मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब आपको यह बात समझ में आ गई है कि ये 6 धर्म के लोग जो 2014 के दिसंबर से पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो लोग भारत में आ तो गए थे लेकिन इस धर्म के लोग नहीं हैं, उनका क्या होगा? बस इसी कारण से भारत में प्रोटेस्ट होता है। मतलब सबसे बड़ी जो दिक्कत शुरू होती है देश के अंदर प्रोटेस्ट की, जो आप देखते हैं देश भर के विभिन्न कोनों में, वहां मुद्दा उठाया यह जाता है कि ठीक है आपने इनको नागरिकता दी, लेकिन इनके बारे में प्लानिंग क्या है? अब इनके बारे में प्लानिंग क्या है, तो यहां से आगे फिर एक और मसला शुरू होता है, और वो क्या है? सरकार तो ये साफ कहती है कि हम नागरिकता देने के लिए कानून लेकर आए हैं, लेकिन चिंता उन माइग्रेंट्स में आ जाती है जो भारत में देश की आजादी के बाद से और अब तक एंट्री कर चुके हैं और वो मुस्लिम हैं। और जो देश में एंट्री कर चुके हैं उनके बारे में यहां पर चूंकि कोई प्रावधान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने देश में अपना बड़ा व्यापार, बड़ी पहचान, बड़े घर, सब कुछ बना लिए। और आप चाहे कुछ भी हो, पड़ोसी आपके बारे में जानता है कि ये विस्थापित है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपके घर परिवार वालों ने जानकारी दी होगी। यानी कि लोकल लोगों को यह पता है कि कहां बांग्लादेशी रहते हैं, कहां रोहिंग्या रहते हैं, उनके बारे में ऑलमोस्ट हर जगह के लोग जानते हैं। सीएए से किसी को दिक्कत नहीं थी और ना ही है, लेकिन सीएए के अंदर जो प्रावधान है वो जो किसी एक पक्ष को छोड़ रहे हैं, बस उन्हीं से दिक्कत का उठना अवश्य संभावी लगने लगता है। कैसे? लोगों का मानना है कि सीएए तो एक इनिशियल स्टेप है, जब देश की सरकार यह कहने लगेगी कि हमने सभी को नागरिकता दे दिया, हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास नागरिकता मिल गई। अब जो देश के अंदर रहने वाले हैं लेकिन हमारे किसी भी कानून के दायरे में आकर उन्हें नागरिकता नहीं मिली है, तो उनका पंजीकरण शुरू किया जाए। पंजीकरण शुरू करने का मतलब यह है कि पहले तो देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका एनपीआर बनाया जाए, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाए कि हां भाई कौन कहां रहता है पहले बताओ, और उनमें से जिसके पास भारत की नागरिकता है उनका एक अलग रजिस्टर बनाओ। यानी कि एक प्रकार से यह कहिए कि भारत में रहने वाले जितने भी भारतीय लोग जिनके पास नागरिकता है उनके साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चाहे वो हिंदू रह रहा हो चाहे मुसलमान रह रहा हो, जो देश की आजादी के साथ ही भारत के साथ थे उन्हें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाद में आकर के इधर उधर से बसकर भारत में आ गए, उनके मन में एक भय का माहौल इसके लागू होते ही बनना शुरू होता है कि सरकार का अगला स्टेप एनआरसी होगा, और एनआरसी के आने का मतलब हुआ नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। और वो रजिस्टर जब बनाया जाएगा और उसमें चूंकि मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मैं माइग्रेंट हूं, तो माइग्रेंट्स में टेंशन होना शुरू हो जाती है। माइग्रेंट्स में टेंशन होना शुरू होती है तो निश्चित ही नॉर्थ ईस्ट या फिर जहां जहां माइग्रेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर तब भी चले आए थे और अब भी चले आएंगे। ऐसी टेंशन होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों को सभी जगह तैनात कर दिया गया है। सरकार ने अपना स्पष्ट रुख करते हुए सीएए लागू कर दिया, और जब सुरक्षा बलों को तैनात किया है दैट मीन सरकार ने यह भी मैसेज सर्कुलेट कर दिया कि अगर आप प्रोटेस्ट करने उतरते हैं तो फिर आपके साथ सुरक्षा बल अपने आप निपट लेंगे, सरकार आपसे निपटने के लिए तैयार है। यानी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैनात है, तैयार है। यह मैसेज देने का प्रयास इलेक्शन से 2 दिन पहले ही कर दिया गया है, इलेक्शन के नोटिफिकेशन से 2 दिन पहले ही कर दिया गया है। इसका मतलब अब समझ में आया? तो एनआरसी जब होगा तो असम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान करना, उनमें से जो ज्यादातर बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान के बारे में चर्चा आती है। लेकिन विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के लिए एक प्रावधान किया गया है कि 24 मार्च 1971 से पहले भी अगर कोई चाहे हिंदू आया हो या मुस्लिम आया हो और आसाम में आकर बस गया हो तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तब यह माना जाएगा कि वो पीड़ित था तो आया, बाद में क्यों आया, इस वजह से। तो अभी लोगों में जो क्यूरोसिटी है वो सीए को लेकर नहीं है, एनआरसी को लेकर है। और जब सीएए चलता है तो एनआरसी के बारे में चर्चाएं ऑटोमेटिक चलना शुरू होती है कि सरकार ने नागरिकता दे दी, समझ में आया, लेकिन एनआरसी आ गया तो क्या होगा। अब देखना यह होगा कि कहीं चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी इस बात को ना मेंशन कर दे कि हम एनआरसी लेकर आने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की राजनीति में क्या होगा यह देखने लायक होगा। ठीक है, तो मुस्लिम जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हीं को लेकर के सबसे ज्यादा बड़ी बातें बनकर आ रही हैं। शरणार्थियों के लिए भारत में
विदेशी अधिनियम 1946 है और पासपोर्ट अधिनियम 1920 है, जिसके तहत भारत में आए हुए शरणार्थियों को भारत की पहचान और नागरिकता और संबंधित चीजें देती जाती रही हैं। ठीक है साहब, ये सारी बातें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दी, यहां तक हो गया। अब सरकार के अंदर क्या चीजें आ रही हैं और सिक्योरिटी को लेकर क्या आ रही है, तो देखिए 2020 में जब ये कानून आया था तो एंटी सीएए प्रोटेस्ट देश में शुरू हुए थे, दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा मतलब प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर हुए थे। ऐसी स्थिति में आप 11 मार्च की कटिंग देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रोटेस्ट हुए थे तो दिल्ली पुलिस को तैनात कर दिया गया है कि अब प्रोटेस्ट भी करते हो तो दिल्ली पुलिस तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपने द्वारा जगह जगह पर इसके नोटिफाई होते ही अपनी तरफ से मूवमेंट कर दी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी पुलिस ने पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है कि कहीं पर कोई भी प्रोटेस्ट होगा पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हो गया है। दैट मींस सरकार किसी भी प्रकार से अशांति की स्थिति ना पैदा हो उसके लिए तत्परता से पहले ही सुरक्षा बलों को तैनात कर चुकी है। तो नागरिकता जिन्हें मिलेगी उनमें खुशी है, और जिनके साथ में मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस बात का स्वागत करते हुए लोग आपको दिख रहे हैं कि भाई देश के अंदर जो हिंदू बंगाली रिफ्यूजी आए हुए हैं उन्हें अब नागरिकता मिल जाएगी। उन्होंने अपने स्तर पर इसके बारे में खुशी का इजहार किया है। अन्य पार्टियों में से अपोजिशन के द्वारा कहा गया है कि चुनाव है इसलिए इस तरह का सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है।